तो एपिसोड 4 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दानो की मुलाकात रियू के मॉम से भी होती है। इधर मुहिम सॉसेज खाते हुए आ रही थी, तभी वो फिर से उसी बच्ची को देखती है जो अभी भी क्रॉपसिकल्स ढूंढ रही थी और बच्ची को भूख लगी थी, इसलिए मुहिम उसे सॉसेज ऑफर करती है। लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है कि मेरे डैड ने किसी भी स्ट्रेंजर के पास से कुछ भी खाने को मना किया है। तो फिर मुहिम उसे चॉकलेट देती है, तो बच्ची कहती है कि चॉकलेट दिखाकर आप मुझे किडनैप करना चाहती हो, पर मेरे डैड ने मुझे बताया है चॉकलेट खिलाकर स्ट्रेंजर्स बच्चे को किडनैप करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली हूँ, इसलिए चली जाओ वरना मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये बोलकर वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही जा रही थी, तो मुहिम उसे रोकते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं अभी पुलिस के साथ ही काम करती हूँ और हमारा इमरजेंसी नंबर है 119, वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी देखी है ना। ये बोलकर मुहिम सायरन की आवाज निकालने लग जाती है। इस पे बच्ची कहती कि तो आप एक पैरामेडिक हो। बच्ची कितनी अवेयर थी ये देखकर मुहिम काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। इधर ये सियो से खाना खाने के लिए चलने कहती है, लेकिन सियो तो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी था, इसलिए उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर यू गुस्से में कहती कि कोई जरूरत नहीं है करने की, उन फ्रॉड के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंह कहता है क्या बकवास कर रही हो, तो उसे बता देती कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो लोग तुम्हारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, उन्होंने ऑलरेडी एज आर्किटेक्चर फर्म को सिलेक्ट कर लिया है और तुमसे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आने वाले हैं। शायद वो लोग तुम्हारे आइडियाज को चुरा भी सकते हैं। वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था तब मैंने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियांग से इस बारे में मन को बताने से मना करता है और तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना, यही मान लो भले ही तुमने उनकी बातें सुन ली, पर ऑफिशियल हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए मुझे ऑफिशियल हमारा काम तो करना ही होगा। दे उसे समझाती है कि तू बेकार मेहनत कर रहा है, हम सबको पता है तू कितना कैपेबल है और वो ग्रिप वाले तेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से देखेंगे भी नहीं तो क्या फायदा है से दिन रात एक करके मेहनत करने का। उस अंग उसे कहता कि चाहे कितने भी मुश्किलें हो पर मैं आधे अधूरे मन से काम नहीं करता, मैं हमेशा अपना बेस्ट देते आया हूँ, आज भी दूंगा। ये उस पे चिल्ला के कहती है कि बेकार की जिद क्यों कर रहा है, मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग कितने बुरे हैं, उन्हें किसी की मेहनत नहीं दिखती, बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। सियोन कहता है कि तू शायद मुझे नहीं जानती और मेरे हार्ड वर्क की वजह से तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो रियू भी गुस्से में कहती कि तो फिर मैं भी इन सब से बाहर हूँ और उसे बता कर जाती कि मिस्टर मियंग भी ये जानना डिजर्व करते हैं। इधर लीना एक जिम में आती है जहाँ रियू का भाई डंग जिम ट्रेनर था। लीना को देखकर वो उससे पहले डिस्कस करने लग जाता है, उसे इस जिम के बुरे कंडीशन के बारे में बताकर इवन बॉस की चुगली भी करने लग जाता है। लीना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। डंग जिम का बॉस उसे साइड हटाता है और लीना को साइन अप कराने के लिए ऑफिस ले जाता है। इधर मुहिम रियू को उस बच्ची के बारे में बताती है और वो उसका नाम या पता पूछना भूल गई थी, इसीलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे दोबारा मिलना चाहती थी। तो दोनों यहाँ डिनर करके वॉक पे चलने की बात करते हैं। मुहिम सियो को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रियू तो उसे मना करते हुए कहती है कि अगर वो आया तो मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। मुहिम समझ जाती कि दोनों में फिर से थोड़ी फाइट हो गई है। इधर ऑफिस में मियंग पूरे जोश के साथ काम कर रहा था, वो उनके प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे आइडियाज भी देता है, सच में बहुत ही यूनिक थे और उसे तो यकीन था कि ग्रिप इनकी कंपनी को ही चूज करेगी। अब यहाँ सियो को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अगर जैसा रियो ने कहा वैसा ही हुआ तो योन को भी बहुत बुरा लगेगा एंड उसकी मेहनत भी बर्बाद होगी। लेकिन सेओ अभी उसे डिस्कस नहीं करना चाहता, इसलिए उसे नहीं बताता, ना अपना काम कंटिन्यू रखता है। मयम अगले दिन एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है जहां वो एक टॉफी लेने जाती है, लेकिन फिर से धान और मोए एक ही साथ उस टॉफी को निकालते हैं तो दोनों इस बार एक दूसरे को चिढ़ते हुए कहते हैं कि वो रिपोर्टर तुम। फिर से दानू कहता है हमारा टेस्ट इतना कैसे मिलता है। मुहिम कहती है इस बार पक्का मैंने पहले हाथ रखा था, इसलिए ये टॉफी मुझे दे दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड सिर्फ मैं ही इसे खाती हूँ। इवन ये स्टोर वाली भी सिर्फ मेरे लिए फ्लेवर की टॉफी को लाते हैं, जिसपे दानू कहता है कि तो आज से इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। पर तभी एक पार्ट टाइम फ्लेवर की टॉफी का बॉक्स ले आती है, इसे दोनों ही खरीद के बाहर चले आते हैं। बाहर आकर दान उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मुहिम मना कर देती है। नोटिस करती है कि ये कार तो उसी मर्द फ्लैट वाले की है, इसने ट्रैफिक क्लियर करने में हेल्प की थी तो वो इससे इम्प्रेस हुई थी, लेकिन अब वो चिढ़ जाती है क्योंकि बार बार दानो इसकी फेवरेट चीजें छीनने आ जाता है। दानो घर आके अपने सामान कीने लगता है, इसमें उसे एक कैमरा मिलता है, तो कैमरे की मेमोरी कार्ड में उसे 2007 और 8 में हुए ओलंपिक सिलेक्शन मैचेस का वीडियोस एंड फोटोज मिलते हैं, जिसमें नेशनल स्विमिंग कंपटीशन की भी फोटोज थी जो सिंह ने जीता था। तो उस मैच के दौरान दानो ने सिंह के भी काफी सारे फोटोज खींचे थे, उन्हीं फोटोज में से एक में सियो और रियू की भी साथ में फोटो थी। तभी दानो ने रियू को सियो के साथ पहली बार देखा था, इसलिए उसे रियू जानी पहचानी लगी थी। जब सियो मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, जाते हुए वो रियू के दिए हुए पौधे पे पानी भी दे जाता है। तभी दाना उसे रियू के साथ वाली फोटो भेजता है और उसे इस कोइंसिडेंस के बारे में बताता है। तो योन संग से रियू के बारे में पूछता है, सियो कहता है वो नहीं आ रही है, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही रियू को वो लोग सामने देखते हैं तो रियू उनके साथ मीटिंग वाली जगह पहुंच जाती है। सिंह उससे पूछता है कि तू तो नहीं आने वाली थी, कहती कि क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी इंग्लिश तेरे सर के ऊपर से ना निकल जाए, अगर उन्होंने तुम्हें
इंग्लिश में गाली दिया तब भी तू कुछ नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं आ गई, कम से कम उन्हें उन्हीं की भाषा में गाली तो दे सकती हूँ। सीओ कहता हाँ गाली देने में तो तू एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही नोक-झोंक में फिर से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी यहाँ ग्रिप वाले आ जाते हैं। इसमें से एक क्रिस नाम का बंदा होता है जो कि ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिजाइनर था। ये उसके साथ भी काम कर चुकी थी पर वो उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। एवन मीटिंग में भी वो गुमसुम रहती है। क्रिस तो रियू की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है। वो आगे कहने लगता है कि रियू हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, वो अकेले कई लोगों का काम कर देती थी, पर बतानी अचानक एक दिन क्या हुआ, कोरिया जा रही है कहकर वापस चली आई, इसलिए हम सब थोड़े डिस पे थे, पर इसे फिर से देखकर हम काफी सरप्राइज्ड हैं। तो जेनिफर थे इन सब के लीडर, इसके साथ 2 और एम्प्लॉय आए थे। क्रिस, ये दोनों और रियू चारों असल में एक ही टीम में काम करते थे, जहाँ ये तीनों रियू से अपना सारा काम करवाते थे कि झूठे दोस्त बनकर उसकी तारीफ करके और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर ये तीनों हमेशा उससे अपना काम निकलवाते। लेकिन एक दिन रियू ने इन तीनों की बातें सुन ली थी, जहाँ ये तीनों रियू का ही मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो आसानी से इनकी बातों में आ जाती थी और ये लोग अपना सारा काम उससे करवाकर खुद पार्टी करने जाते थे। रियू को यही सब बार बार याद आ रहा था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर आती है। इधर प्रेजेंटेशन भी खत्म होता है। जेनिफर क्रिस से बात करने के लिए बाहर आती है, जहाँ जेनिफर को तो इनका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है। वो एच आर्किटेक्चर फर्म से भी अच्छा होता है ना। क्रिस कहता है कि ये लोग अभी नए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जैसा हमने डिसाइड किया था एच आर्किटेक्चर फर्म को ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो जेनिफर मीटिंग रूम के अंदर आ जाती है। अब रिया ने इन दोनों की ये बातें भी सुन ली थी। तब क्रिस फिर से रियू को परेशान करने लगता है और यहाँ क्रिस की बातों से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियू के साथ कुछ तो हुआ था, जिस बारे में सुनते ही रियू को तो गुस्सा आ रहा था, पर ये क्रिस तो उसे मैनिपुलेट करने ही लगा था। ये मैंने उसे कहता कि तुम तो मेरी जिनी थी, एक स्मार्ट पंक्चुअल एआई से तुम कम नहीं थी, तुम हमें छोड़कर चली आई थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था, इतनी आसानी से हमारी बातों में आ जाती थी, याद है ना तुम्हें। ये कहकर वो उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। जैसे सेव देख लेता है तो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उसे पीटने जाता है। तो क्रिस उसे ही धमकी देने लग जाता है कि तू शायद जानता नहीं तूने किसका कॉलर पकड़ा है, मैं चाहूँ तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। जो सुन रही उन्हें छुड़ाने आती है, पर क्रिस तो उन्हें गाली दे रहा था, जिससे सीओ को तो और गुस्सा आता है। ये उसे पीछे करके क्रश से माफी मांगती है और उसे कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं इनकी कंपनी का काम छोड़ रही हूँ, मैं जो भी कहना है मुझे कहो, इनकी कंपनी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर एडो क्रिस तो उनकी इंसल्ट करने लग जाता है। इवन रियू को माफ करने के लिए उसे प्लीज करके रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। अब रियू को तो और गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे एक खींच के लगाती है और कहती है प्लीज तू मेरी सैंडल भी नहीं कहेगी। ये बोलकर उसके घुटने में खींच कर मारती है और कहती है पहला थप्पड़ मेरे दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए और दूसरी लात एक फॉर्मर कलीग की ओर से। जैसे कैरेक्टरलेस और बेशर्म आदमी को क्रिस तो डर के हमारे चुप हो जाता है, पर कुछ कहने जाए इससे पहले रियू कहती है याद रखना अगर तूने इनकी कंपनी के साथ कुछ भी किया, तूने जो घोटाले किए हैं उनके प्रूफ ढूंढने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, तेरे खिलाफ सारे प्रूफ में जब चाहे ग्रिप भेज सकती हूँ, इसलिए याद रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। सिंह उससे बात करने जाता है, पर रियू कहती है कि वो अभी थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है, लेकिन सिंह उसे दूर से फॉलो करता है। अब हील्स की वजह से रियू को पैर में दर्द हो रहा था, इसीलिए सिंह उसके लिए स्लीपर्स ले आता है। रियू उसे क्रिस एंड गैंग के बारे में बताती है, कहती है कि शायद मेरी गलती थी, इसीलिए मैं कंपनी छोड़ छाड़ के चली आई। सीओ कहता है तेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो तेरे साथ किया वो हरेसमेंट था, तो बस दोस्त समझकर काम कर रही थी, इसलिए अपने आप को ब्लेम मत कर। ये को अभी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए संग उसे अपने साथ कस्बेली में ले जाता है, जहां वो लोग मानते थे कि अगर लॉक्स में पूरे दिन से कुछ भी लिखकर यहाँ रखा जाए तो वो सच हो जाते हैं। इसलिए सेओ एक लॉग उठाकर क्रिस के बारे में उल्टा सीधा लिखने लग जाता है, क्रिस एंड गैंग के साथ क्या क्या बुरा होना चाहिए। इस देर में दियो भी उसे ज्वाइन करती है और दोनों मिलकर उन सब के बारे में बहुत बुरा भला लिख देते हैं। इससे रियू को भी अब काफी अच्छा लगता है। रियू कहती है कि इन्होंने की पॉप और के ड्रामा बहुत देखा होगा, पर अब इन्हें की सुपरस्टिशियस के बारे में पता चलेगा। ये बोलकर दोनों ही काफी खुश होते हैं। यू सिंह से कहती कि आज तूने तो इम्प्रेस कर दिया। सीओ कहता है कि ये मत बोलना कि तू मुझे पसंद करने लगी है, वरना तुझे भी कर्ज दे दूंगा। डी उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि तूने जिस तरह से अपना प्रेजेंटेशन रखा, सब कुछ जानकर भी उससे मैं इम्प्रेस हुई, इसीलिए अब मैंने भी ठान लिया कि मैं भी अपने ड्रीम को ढूंढ कर रहूंगी। तभी इन्हें मन का कॉल आता है, जो इन्हें खुशखबरी देता है कि हमें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया, पर इस ब्रांच ऑफिस का नहीं बल्कि ग्रिप के एक फ्लैगशिप स्टोर का, जो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तो म्यंग बताता है कि जेनिफर को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा और यू को एक खुशखबरी भी बता दो, उस क्रिस को भी कंपनी से निकाल दिया गया है। इस समय फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्रिस को मार पड़ी थी, तब वो मीटिंग रूम में आकर म्यंग पे चिल्ला रहा था, उसके इंसल्ट करके उसे धमकी दे रहा था, पर मंग ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे यहाँ एक और बड़ा रेवलेशन होता है, मंग इंस्टाग्राम टू प्रेसिडेंट का फ्रेंड था। दोनों की कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया था, जिससे उनकी काफी बातें भी हुई थी और वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। इससे कल ही उसे पता चला कि जिससे वो चेक कर रहा था वो तो ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट है और म्यंग ने ये सारा रिकॉर्डिंग उसे भेज दिया था, जिस वजह से क्रिस को निकाल दिया गया था और वो अब इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। तो सीओ ये दोनों गुड न्यूज रियू को बताता है। इससे रियू तो शॉक्ड एंड बहुत ज्यादा खुश होती है, तो वो खुशी के हमारे सीओ को गले लगा लेती है, जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 स्विमिंग नेशनल्स का, जिस दिन रियू
अकेले सियो को चेयर करने आई थी, जबकि उसका उस दिन एग्जाम था। सियो रियू को इस बारे में पूछने आता है। रिया कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा मैच जरूरी था। तो सिंह उसे एज अ थैंक यू एक फोन गिफ्ट करने की बात करता है, पर रियू मना कर देती है। तो सियो उसे अपना मेडल ही पहना देता है और इसी टाइम पे दानो ने इनकी फोटो खींची थी। तो दोनों बहुत ही हैप्पी होकर घर की ओर आने लगते हैं। तो यहाँ सियो का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जो सब इसने टाइम कैप्सूल वाले लेटर में लिखा था कि उस फाइनल मैच में मेरे मॉम डैड तक मुझे चेयर करने नहीं आए थे, पर यू तो अपना एग्जाम छोड़कर मुझे चेयर करने आई थी। अब मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं री को कितना पसंद करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद नहीं किया हो, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे अपनी फीलिंगलेस हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए, इसलिए अभी नहीं, जब हम दोनों अपने 20 में होंगे तब मैं उसे अपनी फीलिंगलेस में आया। रियू तो यूएस चली आई थी अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो सिंह एक बार रियू से मिलने यूएस आया था। दिन से लेकर रात तक रियू बस उससे बहुत सारी बातें करती है। रिया से बताती कि यहाँ वो कितनी अकेली है, उसका कोई यहाँ दोस्त नहीं है। सिंह उसे उसके मॉम के भेजे हुए सारी चीजें देता है। आखिर में वो उसके सारे फेवरेट कॉमिक्स देता है, जिन्हें देखकर रियू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इमोशनल होकर कहती है कि तू सबसे बेस्ट है यार, ये बोलकर उसे गले लगा लेती है और थोड़ा रोने लगती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। पर तभी वो सियो के करीब आने लगती है। इससे सियो की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन वो उसके कंधे पे सो जाती है। इसके साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाँ, फिर से एक बार सियो की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड यहीं पर होता है। तो सियो को लगभग रियलाइज हो ही चुका है कि वो अभी भी को पसंद करता है। तो अब देखना है कि वो इसे एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगाता है, यू को कब बताता है। इसके लिए हमें संडे तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग ड्रामा है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।